अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रोज़िया काज़मी और आज हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाना चाहेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम सबको पता है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका एक अहम रोल रहा है हमारी सोसाइटी में। उनका हमेशा से यही मकसद रहा है कि सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना, लोगों की प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना और करवाना। तो हमारे साथ जो अभी जुड़ चुके हैं अल हिंद के साथ, वो हैं तनवीर अहमद तांत्रे, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो। हम उनसे जानेंगे कुछ एक सोशल इश्यूज़ के बारे में, हम उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले हम उनसे ही शुरू करते हैं, वो खुद ही क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई जब आपको मैंने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर मैं बात करूँ, पहली वुमेन जर्नलिस्ट है जिसका इंटरव्यू मैं आज जम्मू से इंटरव्यू ले रही हूँ। तो पहले तो आपको मुबारक हो। जहाँ तक सोशल इश्यूज़ की बात की है, ऐसा कोई सोशल इश्यूज़ नहीं है जिसकी हम तारीफ़ करें जो हमारे तक पहुँचा हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी महकमे के रिलेटेड हो। हमारे साथ हर दफ़ा गरीब आवाम के साथ जो जुल्म ही हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, उस इलाके में अगर कोई तहसील मंडी से पुंछ आना चाहे तो उसको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं पुंछ जाऊंगा, किस हालात से जाऊंगा। हमारी रोड की कनेक्टिविटी इतनी ख़राब है। तो हेल्थ के रिलेटेड अगर बात कर लें, हमारे तहसील मंडी में अगर कोई किसी को सर दर्द भी होता है तो उसको भी जो रेफ़र वो पुंछ किया जाता है यहाँ पर। तो बाकी ऐसा कोई सोशल इश्यूज़ नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूं, जिस पे मैं इंतज़ामिया की, वक्ती हुकूमत और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ कर सकूं। हम आपको बताएं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर जो तांत्रे साहब ने बात की है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि मंडी में अगर कुछ इस तरह के हादसे होते हैं या कोई बीमार हो जाता है, और हमारा ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे आए दिन शेलिंग होती है, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही तो पुंछ हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा स्टाफ है। अगर कोई कैजुअलिटी होती है या कोई बीमार हो जाता है ज़्यादा, तो उसको यहाँ से जम्मू रेफ़र किया जाता है। और प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से कई बार पेशेंट जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उसके बाद रोड का इशू जो बताया तांत्रे साहब ने, तो रोड्स की यहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, लोगों को एक बेटर कम्युनिकेशन जो है वो दिया जाए, ताकि लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और इन सब चीज़ों को फेस कर सकें। उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली की हालत जो है बहुत ख़राब चल रही है पिछले काफ़ी टाइम से, और वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, बिकॉज आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले पीडीडी की बात पूछी आपने, मैं पीडीडी तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि जिस पीडीडी के ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जब कहा गया था, जब हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार जो है इक़्तिदार में आई, तब हमें यकीन दानी दी गई थी कि आपकी जो लाइट है वो 24 घंटे चलेगी। लेकिन आज अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि 24 घंटे के बजाय हमें वो लाइट जो है 5-6 घंटे में आती है, उसके बाद लाइट गायब है। और वो लाइट भी ऐसी आती है, हमें टॉरिस से बल्ब ढूंढना पड़ता है, वो बल्ब है भी या नहीं है। और किराए की अगर मैं बात करूं, किराया बहुत कम है, 370 और 380 के दरमियान में। एक गरीब मजदूर की एक दिहाड़ी है, जो वो अपना परिवार का पेट पालने के लिए घर से निकलता है, वो जब दिहाड़ी लगाता है तो वो उस दिहाड़ी जो है वो बिजली के बिल में चली जाती है। और मैं आपके चैनल की वसादत से ये मैसेज उन तक रखना चाहता हूँ कि गरीब आवाम के साथ जुल्म ना किया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए। जब हमें लाइट 7 घंटे आती है, बल्ब हमें टारिस से ढूंढना पड़ता है, तो फिर हम 370, 380 किस चीज़ का किराया दें, किस चीज़ का ये गरीब जो है भुगतान करे? ऐसा कौन सा हमारे पास ऐसा आपने सिस्टम लगाया, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जो हमें बिजली जो है 24 घंटे मिल रही है और किराया हम 370 और 80 क्यों दें? तो बाकी आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की है। मैं बताना चाहूँगा, जब भाजपा सरकार आई, उन्होंने, कोई भी सरकार रही हो यहाँ पर, उन्होंने हक बराबर दिए, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। हमारे हुकूक जो है बराबर हैं। पहले भी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही थी ये वीडियो कि आपके साथ शायद कहीं कस्बा में जो है बदतमीज़ी की गई थी किसी ठेकेदार की तरफ से।
देखो आपका जो काम है वो आप बखूबी कर रहे हैं, और जो उनका डर का माहौल है वो भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये यहाँ हमारे यहाँ पर आए हुए हैं तो ये सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, हमारी खामियां जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, तो बौखलाहट का शिकार हो गए, इसलिए उन्होंने अटैक किया। और मैं आपके चैनल की वसादत से ये मैसेज जो है डीसी साहब तक भी और एसएसपी साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा किसी भी मीडिया पर्सन के साथ ऐसा ना हो। मंत्री साहब, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और जो ड्राइवर एसोसिएशन के मेंबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो ड्राइवर्स के या कोई भी हो, वो लगातार डिमांड्स कर रहे हैं कि जो किराया है वो पेट्रोल और डीजल के दाम को देखते हुए हमारा किराया बढ़ाया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको भी शायद याद होगा और मुझे तो अच्छे से याद है कि जब भाजपा सरकार इक़्तिदार में आई, उन्होंने प्रेस रिलीज़ में एक बात क्लियर कही थी कि हमने हिंदुस्तान की आवाम को बराबर करना है, उनको इक्वलिटी देनी है, हमने उनको बराबर, ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा। और आज वो दिन आ चुका है। मुझे लगता है गरीब को भी पैदल चढ़ना पड़ेगा और अमीर को भी पैदल चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। कहाँ 75 रुपये और कहाँ 93 रुपये, कहाँ 57 रुपये और कहाँ 85 रुपये। और आज भी जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके जिनको जॉब नहीं मिली, बेरोज़गार थे, उन्होंने बैंकों से लोन लिया और अपनी छोटी मोटी जो ट्रांसपोर्ट है वो डाली और लोगों की सेवा में लग गई। लेकिन आज मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि वो नौजवान जो है, बेरोज़गार नौजवान जो थे, जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी किडनियां बेचनी पड़ेगी, अपना घर बार बेचना पड़ेगा वो लोन चुकाने के लिए। और यही चाहती है मरकज़ी हुकूमत, यही चाहती है कि वो लोग जो हैं, जैसे आपने देखा सुसाइड दिन ब दिन जो है नौजवान कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी रोज़गार नहीं है जिसको लेकर नौजवान जो है खुशी खुशी रहे। यही काम एक बचा था ट्रांसपोर्ट का, और इसका रेट भी जो है आसमान को छू रहा है। और रसोई गैस की बात करूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से रसोई गैस फ्री लोगों को मिल रहे थे। आज वही फ्री जो है आसमान को छू रहा है, और उसको बढ़ाने के लिए लोग बहुत परेशान हैं। गरीब लोग कहाँ से इतने पैसे लाए? बिजली का रेट देखो आप हाई कहाँ पहुँचा है, पेट्रोल का रेट देख लो आप कहाँ पहुँचा है, डीजल का रेट देख लो आप कहाँ पहुँचा है, और किराया देख लो आप कहाँ पर। क्योंकि जो शख्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाएगा 85 रुपये या 90 रुपये का, उसने किराया तो ज़्यादा लेना है, ये तो फैक्ट है। और मैं किराया भी ऐसे ही बढ़ेगा, ये सारा असर जो है गरीब लोगों पर पड़ता है। अब जब बंद की कॉल दी गई है ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से, जब मैंने सुना है सोशल मीडिया पर, तो उसमें जो है सफ़र हम लोग ही करेंगे, क्योंकि जब गाड़ियां बंद हो जाएंगी सफ़र हमने करना है, आपने करना है, उन मुलाजमों ने करना है जिन्होंने ऑफिस में पहुंचना है। और ये जो नुकसान है वो सारा हमारा हो रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं जा रहा है। और मैं आपकी चैनल की वसादत से ये मैसेज जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ और वक्ती हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम पेट्रोल के दाम जो है कम किए जाए, रसोई गैस के दाम जो है कम किए जाएँ। और बिजली, खास करके मैं बात करूं बिजली के, मैंने पोल भी हवा में देखे हैं काफ़ी, और मैंने पोल देखे हैं, लकड़ी के खंभे आज खड़े हैं हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी, और तारों की जगह करेट वाली तार लगी हुई है। और मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि इतना होने के बावजूद भी कम से कम लाइट का किराया जो है वो कम किया। जो सुसाइड हो रहा है, जो बेरोज़गारी की आपने बात कही, उसी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जो ड्रग्स में जिस तरह से यूथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह की सोशल एंटी एक्टिविटीज़ जो की जा रही है, ये क्यों है? क्या ये बेरोज़गारी के चलते जो है यूथ जो है इस तरह के काम कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, जिस नौजवान ने पीजी की हो, जिसने डिग्रियां अपने सिरांदे पे रखी हों, वो जब बेरोज़गार हो जाता है तो वो करेगा क्या? मजदूरी के काबिल वो है नहीं। फिर उसको साथ दोस्तों को फ़ोन ही करना है कि बुलाना है और मेरे साथ बैठो, दोस्तों के साथ मिलकर वो ड्रग्स नहीं करेगा और क्या करेगा? ये बेरोज़गारी के कारण है। अगर ये बेरोज़गारी नहीं होती, हमारे नौजवान भी अच्छी अच्छी पोस्टों पर होते, और ये ड्रग्स जो है नौजवानों को जो धीमे की तरह खोखला करता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ या पूरे J&K में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता, लेकिन ये बेरोज़गारी के कारण हो रहा है ऐसा। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम करप्शन ख़त्म होगा और बेरोज़गारी जो है ख़त्म होगी, यहाँ पे रोज़गार के नए नए तरीके खोले जाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जाएंगे, क्या वो वैसा सच में हुआ या वो सिर्फ भाषण था?
लोगों को खुश करने के लिए। देखो, जब 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो ज़्यादातर आवाम खुश थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि उनके बयान जब हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो लखनपुर के पुल के ऊपर रुकी हुई है, वो ये लीडर इस तरफ नहीं आने देते हैं, इसलिए 35A 370 हटने के बाद आपकी डेवलपमेंट जो है लखनपुर से इधर आएगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है वो डेवलपमेंट अभी तक हम जो है नहीं देख पाए, चाहे वो किसी सूरत में हो। इनके बड़े बड़े दावे जो है खोखले हैं, वो बोन से हमारे सर के ऊपर से वो बातें गई है, क्योंकि उन्होंने इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। जम्मू कश्मीर की आवाम को इन्होंने किसी भी नज़रिए से नहीं देखा है। जब कहा गया था 370 और 35 से हटाने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आप जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखेंगे, लेकिन वो हाथ जो है महंगाई की शक्ल में रखा है, ना कि यहाँ पर नौजवान जितने भी उनकी बेरोजगारी की शक्ल में रखा हुआ है, ना कि किसी रोजगार और ना कि महंगाई जो है वो कम, इस शक्ल में नहीं रखा हुआ है। और ये इनके खोखले वादे। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या सरकार इन वादों पे खरा उतरेगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? अल्लाह ही रहम करे, बाकी इनके तो दावे खोखले ही हैं। इन्होंने बातें ही करनी है, उन्होंने स्टेज पर चढ़ के दावे ही करने हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। ये तो सीधी बात मैं कह दूँ, क्योंकि इनसे होता कुछ नहीं। अगर होता तो 2 साल हो चुके हैं, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं 35A को और 370 को हटाए हुए। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहतर ही चाहती है। इन्होंने इलेक्शन में भी, आपको पता है, जब DDC का इलेक्शन हुआ तो जम्मू कश्मीर की खास अगर मैं बात करूं तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसलिए हिस्सा लिया ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहतरी चाहती है। DDC इलेक्शन से मुझे एक और सवाल याद आया कि DDC इलेक्शन में वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन रखी गई थी और उसमें जो है वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। एक तरफ वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अगर कोई लड़की सोसाइटी में आगे निकल के आती है उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा और बहुत ऐसे घटिया टाइप के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बिकॉज़ वो एक लड़की है और वो एक अकेली लड़की उठ के पूरी सोसाइटी का मुकाबला करने के लिए आती है। क्या यही उसकी गलती होती है? देखो, सरकार ने जो ये भी फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि औरतों को भी आगे आना चाहिए, उनका भी राइट है, उनका भी हकूक़ है कि वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करें। जीतने हारने तो ऊपर वाले के हाथ में। कहीं यहाँ पर जो है काफ़ी सारी औरतें जीत के आगे भी आई हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी DDC चेयरपर्सन बनी है वो भी लेडीज़ ही बनी है। और औरतों को ये हकूक़ होने चाहिए, लड़ना, उन्होंने भी आगे आना चाहिए, उन्होंने भी सोसाइटी की बात करनी चाहिए। ये ठेका हमने लेके नहीं रखा हुआ है और सरकार ने इस पर बहुत अच्छा कदम लिया है, जिस पर मैं खुश हूँ। ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद तांत्रे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसी के साथ मैं रोज़िया काज़मी और वीडियो जर्नलिस्ट इसरार काज़मी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।